अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारी यूट्यूब की वीडियो का पहला दिन है। ये चैनल मैंने दरअसल मेडिसिन के हवाले से बनाया है। इसमें मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह मैं डिस्कस किया करूँगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज मैंने पहले सोचा कि पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ से शुरू किया जाए। आज का जो टॉपिक है वो ट्यूबरकुलोसिस। इसमें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस होता है क्या है, किन वजूहत से ये होता है, इसको डायग्नोस करने का तरीका और इसकी ट्रीटमेंट वगैरह। और उसके अलावा इसकी जो ड्रग्स वगैरह हैं उसकी फार्माकोलॉजी के भी ऊपर हम नज़र डालेंगे। अगर हम ट्यूबरकुलोसिस के इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की हम थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी जान लेते हैं, ये ज़रूरी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक रोड शेप, मतलब इसकी रोड शेप होती है, ग्राम पॉजिटिव एरोब है। एरोब का मतलब ये है कि इसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एरोब है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में इसकी और इम्पोर्टेंट चीज़ों में एक ये कि इसकी वैक्सी सेल वॉल होती है। वैक्सी मतलब बहुत ज़्यादा स्टिकी सेल वॉल होती है जो माइकोलिक एसिड से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये एसिड फास्ट एरोब है। एसिड फास्ट का मतलब ये है कि जब इसकी हम स्टेनिंग करते हैं, इसके कल्चर की जब हम स्टेनिंग करते हैं, और वैसे इसके स्टेनिंग के अंदर जील नीलसन स्टेन यूज़ किया जाता है। स्टेन करने के बाद हम अगर इसकी कल्चर्स को हम एसिड से वॉश ऑफ कर लें तो जो स्टेन होता है वो बैक्टीरिया के ऊपर से वॉश ऑफ नहीं होता ड्यू टू वैक्सी स्टिकी सेल वॉल मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड, जिसकी वजह से इसको देखना, इसको डिटेक्ट करना अंडर द माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा इजी होता है, ये इजीली शो हो जाता है। उसके अलावा इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से वीक एंटीबायोटिक्स के ऊपर असर नहीं करती हैं। उसके अलावा ये ड्राई सरफेसिस से बहुत महीनों तक ज़िंदा रह सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि किन को टीबी होने का ज़्यादा खतरा होता है? ज़्यादातर वो लोग जो इम्यूनो सेपरेशन थेरेपी से गुजर रहे हों या इम्यूनो सेपरेस कंडीशन में हो, जैसे कि HIV या कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हों। उसके अलावा कुछ वो लोग जो जिनको सिस्टेमिक डिजीज़ हों, जैसे कि COPD, डायबिटीज़ मेलाइटिस या रीनल डिजीज़ वगैरह। उसके अलावा ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर होती है टीबी का। और उसके अलावा इंट्रावीनस ड्रग यूज़ हो गई। जो ड्रग यूज़र्स होते हैं वो अक्सर यूज़ नीडल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमें पता है एक इन्फेक्शन है, तो जो इन्फेक्शन होता है वो इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि यूज़ नीडल से ये फैल जाए, एक बंदे से दूसरे बंदे को फैले। और उसके अलावा वो पॉपुलेशन जिनको बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर होता है, जैसे कि एंडेमिक कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जहाँ पे ये जो डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए। हेल्थ केयर वर्कर्स में जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस शामिल हैं, तो जो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स से डेली बेसिस पे एक्सपोज होते हों। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली क्या है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है बाय कफिंग और स्नीजिंग, मतलब खांसने या छींकने की वजह से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से ये कॉमनली इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है। इसके अलावा जो हमारे कुदरती मैकेनिज़्म, डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के मुकाबले में? हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, ये हमें डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के मुकाबले में। म्यूकस की वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो स्टिक हुआ रह जाता है म्यूकस सिक्रीशन के अंदर, जिसके वो उसके बाद ये वापसी एक्सपेल आउट भी हो सकता है या उसी म्यूकस सिक्रीशन में न्यूट्रलाइज भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये बैक्टीरिया अगर फ़र्ज़ करें कि लंग तक पहुंच जाए, तो उसके बाद जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है वो है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस इसको ट्रैप कर लेते हैं और बाय द फ्यूजन ऑफ फेगोसोम एंड लाइजोसोम ये इसको किल कर देते हैं। अगर हम इसकी बात करें, देखें ये है मैक्रोफेज। अब इसमें ये क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है इस तरीके से। ये जो जिसमें ट्रैप करता है कहलाता है फेगोसोम। इसके पास एक और बॉडी होती है वो कहलाती है लाइजोसोम। इसके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद ये फेगोसोम और लाइजोसोम का फ्यूजन करके बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देता है। अच्छा, जब ये न्यूट्रलाइज कर देता है तो बात ये कि ये बैक्टीरिया जो हमारा इन्फेक्शन है ये शुरू कैसे होता है? जब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है तो इसके लिए ये ऐसा शुरुआत ऐसी होती है कि हम इसके स्टेप्स अभी हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन शुरू होता है वो कैसे होता है। इनिशिएशन ऑफ द इन्फेक्शन इसकी ऐसी होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, इसके सेल वाल के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जो कहलाता है सल्फेटाइड।
अब ये सल्फेटाइड क्या करता है, कब ये नॉर्मली तो ये फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन कभी कभार किसी का अगर इम्यून सिस्टम वीक हो या इन सर्टेन कंडीशन अगर बैक्टीरिया को अपनी मतलब खुशगवार कंडीशन मिल जाए तो ये सल्फेटाइड क्या करता है, प्रोटीन फेगोसोम और लाइसोसोम की फ्यूजन को इनहिबिट करना शुरू कर देता है। ये फ्यूज़ हो नहीं पाते, इसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता। जब न्यूट्रलाइज नहीं होता फिर ये बैक्टीरिया रेप्लिकेशन शुरू कर देता है इनसाइड द, ये रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है ये मैक्रोफेज के अंदर। तो इस तरीके से ये इनसाइड द मैक्रोफेज एक लोकलाइज इन्फेक्शन कर देता है जो एक हफ्ते में तकरीबन हो जाता है। और ये जो मैक्रोफेज के अंदर लोकलाइज इन्फेक्शन होता है ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा की बात कर लेते हैं कि ग्रेन्युलोमा एक इसका दूसरा मेन स्टेप है कि ग्रेन्युलोमा कैसे फॉर्म होता है टीबी के अंदर। अब क्या होता है कि जो टीबी जब लोकलाइज इन्फेक्शन हो गया तकरीबन 3 हफ्ते के बाद ये जो टीबी होता है इसकी सेल वाल के अंदर, इसकी सेल वाल के ऊपर एक ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है जो कहलाता है टीबी कोड फैक्टर, या जिसको ट्रीहेलोस डिमाइकोलेट भी कहा जाता है। अब ये क्या करता है कि ये एक इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है बाय द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, जिसकी वजह से मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल्स जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है उसकी तरफ आना, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब जब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जब ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुँचते हैं तो उसके बाद जब कोई भी एक हेल्पर टी सेल इस बैक्टीरिया के एंटीजन से कांटेक्ट में आता है, बैक्टीरिया के एंटीजन से कांटेक्ट में आता है तो वो और ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से और मैक्रोफेजेस अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा हेल्पर टी सेल्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब और ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमा स्टार्ट हो जाता है। जो ग्रेन्युलोमा होता है, एक जो ग्रेन्युलोमा होता है उसका जो कोर होता है उसमें मेनली डेड टिश्यूज़, मैक्रोफेजेस और बैक्टीरिया होते हैं। और जो ग्रेन्युलोमा की जो सराउंडिंग होती है उसमें मेनली हेल्पर टी सेल्स और लैंगार्स जायंट सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा, लैंगार्स जायंट सेल्स क्या होते हैं? ये जायंट्स, ये स्पेशलाइज्ड जायंट सेल होते हैं जो फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस की वजह से बनते हैं। मतलब बहुत सारे मैक्रोफेजेस मिलके ये सेल्स बना लेते हैं। इसमें इसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक, वो ये हैं कि इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और जो इसके न्यूक्लियस होते हैं वो एक हॉर्स शू पैटर्न बनाते हैं। ये एक हॉर्स शू पैटर्न बनाते हैं। उसके अलावा इसमें कैल्शियम और प्रोटीन डिपॉजिट्स बॉडीज़ होती हैं जिसको शोमैन बॉडीज़ कहा जाता है। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन डिपॉजिट होता है जिसको शोमैन बॉडीज़ कहा जाता है। उसके अलावा इसमें लिपिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको एस्टेरॉयड बॉडीज़ कहा जाता है। अच्छा, ये जो टोटल प्रोसेस है हेल्पर टी सेल्स के टीबी एंटीजन से कांटेक्ट में आने के बाद जो साइटोकाइन रिलीज़ हुए, उसके बाद जो पूरा ग्रेन्युलोमा की फॉर्मेशन हुई, ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्लासीफाइड किया जाता है टाइप 4 अंडर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के में। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा हम बैक्टीरिया की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं कि गोन फोकस, गोन कॉम्प्लेक्स और रैंकिस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अगर हम गोन फोकस की बात करें तो जो ग्रेन्युलोमा होता है वो जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद उसके कोर में चीजियस नेक्रोसिस का अमल शुरू हो जाता है। चीजियस नेक्रोसिस को इसलिए कहा जाता है कि ये दिखने में चीज़ लाइक होता है, डेड होता है, वाइट होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको चीजिएटिंग नेक्रोसिस कहा जाता है। जब चीजिएटिंग नेक्रोसिस हो जाए तो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है उसको गोन फोकस कहा जाता है। अब गोन फोकस बन गया। अब गोन फोकस के डेवलप होने के बाद जो नियर बाय हाइलर लिम्फ नोड हैं जो टीबी, उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। अब इनको इन्फेक्ट ये 2 तरीक़ों से कर सकता है, एक तो इम्यून सेल्स के थ्रू, और या तो ये डायरेक्टली इन्वेट कर जाए टीबी हाइलर लिम्फ नोड्स में। तो जब हाइलर लिम्फ नोड में ये इन्वेट कर जाए डायरेक्टली तो हाइलर लिम्फ नोड भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब हाइलर लिम्फ नोड, इन्फेक्टेड हाइलर लिम्फ नोड्स प्लस गोन फोकस मिलके क्या बनाते हैं? गोन कॉम्प्लेक्स। गोन कॉम्प्लेक्स जो है ये मेन करेक्टरिस्टिक है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का। अच्छा, गोन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मेनली क्या होता है, वो आफ्टर सम टाइम
फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन के बाद वो रेंकीस कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मतलब इट अंडरगोज फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन एंड इट न्यूट्रलाइजेस, इट बिकम न्यूट्रलाइज एंड फॉर्म्स रेंकीस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब हम टीबी की टाइप्स की बात कर लें। टीबी की टाइप्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं? पहले तो हम प्राइमरी टीबी की बात कर लें। जब गोन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाए, जब गोन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो हमारा प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हो जाता है। और अब गोन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के बाद 3 चीज़ें होती हैं। अब या तो बाय द प्रोसेस ऑफ फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन रेंकीस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो इन्फेक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि कुछ पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, वो रेंकीस कॉम्प्लेक्स नहीं, उनमें फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाई और या बैक्टीरिया सही तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया, तो बैक्टीरिया फर्दर लंग पेरेन्काइमा को डैमेज करना शुरू कर देगा। गोन फोकस बनाने के बाद फर्दर लंग पेरेन्काइमा को डैमेज करना शुरू कर देगा, फर्दर सीजिएटिक नेक्रोसिस होगी। ये कहलाएगा प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। अब तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि ना तो रेंकीस कॉम्प्लेक्स बना, ना बैक्टीरिया स्प्रेड हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो गोन कॉम्प्लेक्स है वो अच्छी तरीके से वॉल्ड ऑफ है। मतलब बैक्टीरिया जिंदा तो है लेकिन वो वॉल के अंदर कैद है, उसकी गोन कॉम्प्लेक्स की अच्छी तरीके से वो वॉल्ड ऑफ हुआ है। अब इसको कहा जाता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस या सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। अब होता क्या है, जब ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये कॉमनली जब इनका इम्यून सिस्टम किसी मौके पर वीक हो जाए या ये HIV पॉजिटिव हो जाए, इनको एड्स हो जाए, तो ये बैक्टीरिया वापसी रीएक्टिवेट हो जाता है। रीएक्टिवेट होने के बाद ये मेनली जो अपर लोब्स हैं लंग्स के, वहाँ पे उनको इन्फेक्ट करता है। क्यों करता है अपर लोब्स को मेनली इन्फेक्ट? क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की परफ्यूजन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गुड होती है। जब परफ्यूजन, क्योंकि ये एक हमने जैसे पढ़ा कि ये एक एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ये लंग के जो अपर लोब हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद वापसी एक बड़े पैमाने के ऊपर वही हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादा चीजिएटिक नेक्रोसिस होता है और ज़्यादा लंग पेरेन्काइमा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बाद फाइब्रस कैविटीज़ भी बन जाती है लंग्स के अंदर। फाइब्रस कैविटीज़ के थ्रू जो हमें टीबी जो है वो ब्रोंकोनिमोनिया करा सकता है। उसके अलावा अगर ये टीबी है हमारे वेस्कुलर सिस्टम तक पहुंच जाए तो हमें बैक्टीरियमिया भी करा सकता है। मतलब जो टीबी के जो एंटीजन हैं ये हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब सिस्टेमिक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस को देख लें। जब बैक्टीरियमिया हो जाए, जब हमारा ट्यूबरकुलोसिस हमारे वेस्कुलर सिस्टम में पहुंच जाए, तो ये तकरीबन हमारी बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंच सकता है। जब ये डिससेमिनेटेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, इसको कहा जाता है सिस्टेमिक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। अब मेनली सिस्टेमिक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या क्या करवाता है बॉडी के अंदर, हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर ये लॉन्ग बोन्स को इफेक्ट करेगा तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस कराएगा, जॉइंट्स को इफेक्ट करेगा तो माइकोबैक्टीरियल आर्थराइटिस कराएगा, किडनी को इफेक्ट करेगा तो स्टेराइल पायूरिया कराएगा। स्टेराइल पायूरिया में जो वाइट ब्लड सेल की एक्सक्रीशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है इन यूरिन। पोर्ट्स डिजीज़ कराता है लंबर वर्टिब्रे के अंदर। उसके अलावा एडिसन्स डिजीज़, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, टीबी एडिनाइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। ये सर्वाइकल लिम्फ नोड को इफ़ेक्ट करता। अगर हम सिम्टम्स की बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, तो मेनली उसका सिम्टम है जैसे कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, कफ और हेमोप्टेसिस। अच्छा, इसमें जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होती है ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है। एसिम्टोमेटिक ज़्यादातर ये उन लोगों में होती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसके अलावा जो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होती है वो मेनली वो सिम्टोमेटिक होती है, क्योंकि वो होती इसी वजह से है क्योंकि बैक्टीरिया वॉल्ड ऑफ हुआ होता है। वो उससे जो वापसी रीएक्टिवेट होता ही इस वजह से है जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो ये बहुत कम चांस है कि जो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है वो एसिम्टोमेटिक हो।
उसके अलावा जो सिस्टेमिक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है वो तो होती सिम्टोमेटिक है, क्योंकि वो सिम्टम्स ही पता लगता है मेनली के कॉमनली जो ये जाना जाता है कि ये सिस्टेमिक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस है। अब इसको डायग्नोस करने की हम बात कर रहे थे कि इसको डायग्नोस करने के क्या क्या तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंटरडर्मल स्किन टेस्ट, जिसको पीपीडी स्किन टेस्ट भी कहा जाता है या ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहा जाता है, मेंटॉक्स टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ग्लाइकोसोल इंजेक्ट किया जाता है बिटवीन द लेयर ऑफ डर्मिस। इफ़ अगर पेशेंट प्रीवियसली एक्सपोज्ड होता है टीबी का, तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स 42 टू 48 टू 72 आवर्स ट्रिगर कर जाता है। बहुत ज़्यादा उसका इम्यून रिएक्शन ओवर रिएक्शन दिखाता है, जिसकी वजह से हमें ये पता लग जाता है कि ये बंदा, इसको टीबी या तो हो चुका है या है। ये जो टेस्ट है ना, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता एक्टिव टीबी के बीच में या लेटेंट टीबी यानी कि सेकेंडरी टीबी के बीच में, या क्योर्ड इन्फेक्शन के बीच में, या रेंकिस कॉम्प्लेक्स बन गया या इन्फेक्शन जो क्योर हो गया, इसके बीच में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। उसके अलावा इसका एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। किसके अंदर? जो लोग वैक्सीनेटेड हो, जिनकी वैक्सीनेशन हुई हो अगेंस्ट टीबी इन्फेक्शन। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। फॉल्स नेगेटिव किन के अंदर दे सकता है? जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या सार्कोइडोसिस जिनको हुआ हुआ है। इनमें फॉल्स नेगेटिव की वजह ये है कि उनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हुआ होता है कि अगर उनको टीबी हो भी या उनको पहले हुआ भी हो, तब भी इस रिज़ल्ट के थ्रू जो इम्यून रिस्पॉन्स आना चाहिए वो इम्यून रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकता उनका इम्यून सिस्टम, इसलिए फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो इसको एक और डायग्नोस करने का तरीकाकार है वो है इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे। इसमें क्या किया जाता है, जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो इंटरफेरोन गामा रिलीज़ करते हैं जब वो एक्सपोज होते हैं टीबी एंटीजन से, तो उसको मेजर किया जाता है। जो द अमाउंट ऑफ इंटरफेरोन गामा को मेजर किया जाता है जो हेल्पर टी सेल्स ने रिलीज़ किया होता है। ये ज़्यादा रिलायबल है पीपीडी स्किन टेस्ट से। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर अगर वोन कॉम्प्लेक्स में मेनली क्लासिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन अगर दिखे, वोन कॉम्प्लेक्स अगर डिटेक्ट हो एक्सरे के अंदर या कैल्सिफिकेशन डिटेक्ट हो, तो ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक होता है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का। अगर कैविटेशंस हो, स्कैरिंग हो इन द अपर लोब, तो ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक है सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस का। उसके अलावा अगर न्यूमरियस स्मॉल नोड्यूल्स पाए जाएं पूरे लंग पेरेन्काइमा के अंदर, तो ये ज़्यादातर पाया जाता है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में। इसके अलावा स्प्यूटम कल्चर भी कराए जाते हैं। स्प्यूटम कल्चर में क्या किया जाता है कि जो 3 सैंपल लिए जाते हैं, पहला अर्ली मॉडलिंग में लिया जाता है, उसके बाद जो 2 सैंपल होते हैं वो 8-8 घंटे के वक्फे से लिए जाते हैं। या स्प्यूटम कल्चर का एक और तरीका है कि ब्रोंको एल्यूलर लेवाज कराया जाए। उसके बाद जो स्प्यूटम कल्चर होते हैं उसको इसकी स्टेनिंग की जाती है बाय लोवेंस्टीन जेंसन एगार के थ्रू। उसके बाद जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का एविडेंस चेक किया जाता है स्प्यूटम कल्चर के अंदर बाय द टेक्निक ऑफ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। जो स्प्यूटम कल्चर होते हैं उसकी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट किया जाता है, इसको शॉर्टली नेट भी कहा जाता है। उसके अलावा बायोप्सी के भी थ्रू हम टीबी को डायग्नोस कर सकते हैं। इसकी फाइंडिंग्स मेनली बायोप्सी की चीजिएटिंग ग्रेन्युलोमा, जैसा कि बताया कि चीजिएटिंग नेक्रोसिस हमें दिखेगा, हेल्पर